हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी 10th आरबीएससी का यानी साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ये जो चैप्टर है हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। ये जो है हमारा पहला लेक्चर है इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर में हम जिन जिन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो टॉपिक क्या है हमारे। तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा जैव शक्ति सिद्धांत। ये जो जैव शक्ति सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सिंपल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम और कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे हम। ये 3 टॉपिक हम हमारे इस चैप्टर के पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में कि जैव शक्ति सिद्धांत आखिर होता क्या है। जैव शक्ति सिद्धांत जो हमारे बर्जीलियस, ये एक साइंटिस्ट रहे हैं बर्जीलियस, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि जैव शक्ति सिद्धांत ऐसा सिद्धांत होता है या ये नियम कुछ ऐसा है जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जैव का मतलब होता है बायो से रिलेटेड, यानी कि ऐसे यौगिक या ऐसे केमिकल जो केवल और केवल किस में उपस्थित हो, पशु पक्षी में, पशु पक्षी में या जीव जंतुओं में भी कह सकते हो आप। यानी कि वो पदार्थ या वो यौगिक जो किस में उपस्थित हो, आपके केवल और केवल जीव जंतुओं में उपस्थित हो, तो उनसे उन्हीं को निकाला जा सकता है। बेसिकली उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत के अंदर कार्बन के यौगिकों के बारे में बताया था, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये जो कार्बनिक यौगिक हैं इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्गेनिक। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई एक ऑर्गन, यानी कि कोई अंग या क्या हो, एक जीव जंतु से रिलेटेड कोई वस्तु, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गन कहते हैं। आपने सुना होगा कि ऑर्गन डोनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर का कोई अंग दान करते हैं, तो वो ऑर्गन वो इसी से रिलेटेड होता है। ये जो ऑर्गेनिक है वो इस सिद्धांत से रिलेटेड होता है। तो बर्जीलियस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया था कि ऐसे यौगिक जो केवल और केवल किस में पाए जाते हो, जीव जंतुओं में पाए जाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते हम इन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो केवल और केवल किस में पाए जाएंगे, हमारे जीवों में पाए जाएंगे। तो उन कंपाउंड को बनाना मुश्किल होता है, इसलिए तो उन्होंने ये कह दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। लेकिन जो होलर साइंटिस्ट हुए थे, जो हमारे होलर साइंटिस्ट थे, जो होलर साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये अवधारणा दी कि जैव शक्ति सिद्धांत को हम जीव जंतुओं से तो प्राप्त करते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक को हम किससे प्राप्त करते हैं, जीव जंतुओं से, लेकिन हम इन्हें प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इन्हें प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो उन्होंने दिखाया बाय प्रूफ कि हम यौगिकों को क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। उन्होंने जिस यौगिक को बनाया उसका नाम था यूरिया। क्या था, यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये जो यौगिक होता है बेसिकली आपके यूरिन में पाया जाता है। तो ये जो यूरिन होता है वो ही हमारा यूरिया कहलाता है। तो उसका जो यौगिक है उन्होंने इसका निर्माण करके दिखाया था। उसके निर्माण की जो केमिकल इक्वेशन थी वो उन्होंने इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू बताया था। तो देखिए वो केमिकल इक्वेशन क्या थी आपकी,
उन्होंने क्या लिया था कि अमोनियम सल्फेट प्लस, अब जो यौगिक लिया था उसे हम कहते हैं पोटेशियम साइनेट, ये लिया था उन्होंने। अब इसकी यौगिक जो अभिक्रिया करवाई उन्होंने, क्या करा, इनकी अभिक्रिया कराई, जब इनको एक साथ अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, कुछ ऐसा यौगिक बना जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो जो यौगिक बना था हमारा, वो क्या था, वो यूरिया था। प्लस अब देखिए कि यहाँ पर इनके टुकड़े हुए, किनके, इनके टुकड़े होने के बाद जो हमारा वो अगला यौगिक था वो क्या था हमारा, पोटेशियम सल्फेट। तो ये जो था हमारा वो क्या था, यूरिया, क्या था, यूरिया। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि कार्बनिक यौगिकों को, किनको, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है, यानी कि प्रयोगशाला यानी कि लैब में भी बन सकते हैं ये। क्या कर सकते हैं, प्रयोग में बन सकते हैं। तो इसी के आधार पर जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो क्या हो गया, निरस्त हो गया। क्या हो गया, निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अब वो सीधे सीधे आपके लैब में भी मिलने लगे। अब ये तो था हमारा क्या, जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारे सिंपल कार्बन के बारे में कि ये जो कार्बन अंकल है वो क्या है, ये क्या बला है, तो वो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक बात बता दो कि बच्चों ये जो चैप्टर है बड़ा ही कन्फ्यूज़न करने वाला है, आपको इसे पूरे फोकस से यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ना होगा। तो कार्बन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक, नंबर 6 पर होता है ये। आवर्त सारणी में इसका जो क्रमांक है वो क्या है, 6। और जो आवर्त और वर्ग है वो आवर्त एक तरह से आप कह सकते हो कि दूसरा आवर्त है, आवर्त 2 है इसमें। और जो इसका वर्ग है वो वर्ग क्या है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा, 7th चैप्टर, तो हमने उसमें डिस्कस करा था किसके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में। तो इसका जो होगा वो होगा 14वां वर्ग। क्लियर। अब परमाणु क्रमांक आ गया। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कार्बन की ही। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे यौगिक बनाता है, उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक। क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक। और जो कार्बन यौगिक बनाता है ये इसकी जो अन्य यौगिकों से यौगिक बनाने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। क्या है, इसकी जो क्षमता है वो अधिक है, किसकी, यौगिक बनाने की। अन्य तत्वों से आवर्त सारणी में ये ही एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारे यौगिक बनाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में आपके बहुत सारे यौगिक आते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। एक तो यूरिया होता है, मेथेन होता है, बेंजीन होता है और इत्यादि बहुत सारे यौगिक होते हैं इसमें। कार्बन के आपको बहुत सारे यौगिकों के नाम मिलेंगे आपके सिलेबस के अंदर, आपके चैप्टर में, तो हम उनके सबके बारे में भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। क्लियर। कार्बन की जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है हमारा 1s2, 2s2 और 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसकी जो संयोजकता
इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है 4। अब देखो मेरी इस 4 के आगे न तो प्लस लगाया है न ही माइनस, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही संयोजकता दर्शाने का कार्य करता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है, यानी कि शेयरिंग करता है। यानी ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? शेयर करता है, जिससे ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। अपना अष्टक पूरा करने का मतलब होता है कि अपने बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, उसे हम कहते हैं अष्टक। क्या कहते हैं? अष्टक। यानी किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण होना क्या कहलाता है? अष्टक कहलाता है। तो जो कार्बन है ये इसे भली भांति पूरा कर लेता है। क्लियर? ये तो हमारा कार्बन का सामान्य परिचय रहा है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन की कुछ विशेषताओं के बारे में। कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता क्या थी इसकी, जो हम डिस्कस करेंगे कि परमाणु क्रमांक नंबर 6 होता है इसका। क्लियर? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हमने पढ़ा था 1s2, 2s2 और 2p6 होता है। क्लियर? ये दो इसकी विशेषता है, ये जो बहुत ही नॉर्मल विशेषता है। थर्ड इसकी विशेषता क्या होती है कि इसकी संयोजकता 4 होती है। क्या होती है? 4। क्या होती है? 4। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो साझेदारी कर यौगिकों का निर्माण करता है। क्लियर? आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ इसमें यह है कि ये मोस्टली जब भी अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा करता है, इसलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोजन के साथ ये बहुत ही अधिक रिएक्शन करता है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें मोस्टली आपके हाइड्रोजन और कार्बन का रोल ज़्यादा होता है। क्लियर? तो एक विशेषता इसकी क्या हो गई कि हाइड्रोजन के साथ अधिक प्रिय होता है ये। हाइड्रोजन के साथ अधिक यौगिक बनाता है। 6th इसकी विशेषता यह है कि यह एकमात्र तत्व है जो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध का निर्माण करता है। क्या करता है? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है। अब मैं थोड़ा आपको एकल बंध और त्रिबंध के बारे में बता देता हूँ। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध आखिरकार होते क्या हैं। तो बता दूं मैं आपको कि एकल बंध सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो कार्बन है वो किसी अन्य परमाणु के साथ जब बंध बनाता है तो वो कुछ इस तरीके से बनाता है। तो वो जो 4 अन्य यौगिकों के साथ या अन्य तत्वों के साथ, वैसे तत्व ही लेंगे हम यहाँ पर, जब 4 अन्य तत्वों के साथ यौगिक का निर्माण करता है तो वो एकल बंध का निर्माण करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बंध, इसे हम एकल बंध कहते हैं। अगला जो है वो है हमारा द्विबंध, यानी ये खुद क्या करता है? दूसरे तत्वों के साथ क्या करेगा? द्विबंध का निर्माण करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा द्विबंध।
क्लियर। और त्रिबंध ऐसे त्रिसंयोजी के साथ क्या बनाएगा, ये त्रिबंध का निर्माण करेगा। क्या करेगा, त्रिबंध का। ये जो बंध देख रहे हो आप, वो क्या है, त्रिबंध है। यानी ये एकमात्र ऐसा तत्व है हमारे आवर्त सारणी में जो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है। क्लियर। इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि ये जब भी कोई तत्व के साथ यौगिक बनाता है तो उसका जो आकार होता है सामान्यतः ये देखा गया है कि वो चतुष्फलकीय होता है। तो यौगिक की आकृति समचतुष्फलकीय है। इसे हम कहते हैं रेगुलर टेट्रागन। क्या कहते हैं, रेगुलर टेट्रागन। चतुष्फलकीय आकृति बनाता है, चतुष्फलकीय बनाता है, यानी कि यौगिक जो होंगे उसकी जो आकृति होगी वो क्या होगी, चतुष्फलकीय है। वैसे ये जो आकृति है वो हमारी 3D डायमेंशन है, यानी कि 3 डायमेंशन की आकृति है। तो इसे बोर्ड पे बनाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो मैंने आकृति बनाई है इसे ही हम कहते हैं समचतुष्फलकीय आकृति कहते हैं। और वैसे ये जो आकृति हमारी वो 3D है, तो इसे बोर्ड पे बनाना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ये थोड़ा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ऐसी आकृति जिसके अंदर क्या हो, 4 त्रिभुजाकार, क्या हो, 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो और वो समान आकृति के हो, यानी कि उनकी आकृति क्या हो, समान हो, यानी वो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो, तब जाके वो चतुष्फलक कहलाएगा। क्लियर दोस्तों। अब इसका जो बंध कोण होता है वो क्या करता है, वैसे कार्बन की एक पॉलिसी ये रहती है कि वो जब भी किसी यौगिक के साथ बंध बनाएगा तो कोई बंध कोण छोड़ कर जाएगा। क्या करेगा, बंध कोण बनाता है यहाँ पर। ये जो बंध कोण होता है बेसिकली नॉर्मली आपके ये समचतुष्फल के लिए लिए जाता है। तो समचतुष्फल के लिए होता है 109 डिग्री 28 मिनट का ये कोण होता है। किसके लिए होता है, समचतुष्फल की आकृति के लिए होता है। अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग होता है, कुछ में ये बिल्कुल 160 डिग्री का होता है और कुछ में अलग अलग के लिए होता है। क्लियर दोस्तों। इसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण होता है आपके, वो होता है आपके श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण होता है मतलब चेन बनाना होता है। क्या बनाना होता है, चेन बनाना। अब ये जो चेन होगी वो एक तो शाखा युक्त भी हो सकती है और अशाखित भी हो सकती है। तो शाखा युक्त और अशाखा युक्त में क्या अंतर है, यानी तो देख लीजिए आप। वो सबसे पहले मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको शाखित का। वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो मैंने उदाहरण बनाया है आपके सामने, ये किसका उदाहरण है, शाखा युक्त का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये तो पेड़ का तना आ गया, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, पेड़ का तना, और फिर इसकी ये शाखाएं निकल रही है कुछ इस तरीके से। क्लियर दोस्तों। और अशाखित में क्या होता है, एक सिंपल सीधी चेन होती है। क्या होता है, एक सिंपल सीधी चेन होती है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए कि इसमें कोई शाखा नहीं है, इसके जैसे है। क्या है, इसके जैसे कोई शाखा नहीं है इसमें, तो ये क्या है, एक अशाखित श्रृंखला है। तो
ये जो था हमारा, ये किसका गुण था? कार्बन का। अब कार्बन का जो अगला गुण होता है वो ये है हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर कार्बनिक यौगिक बनाना। जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें मोस्टली आपके कार्बन और हाइड्रोजन का रोल ज़्यादा होता है। कार्बन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन, खुद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोस्टली इन सब के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है आपके। तो ये तो था हमारा कार्बन की विशेषताएं, उसके बारे में कुछ चर्चाएं की थी और जीव शक्ति सिद्धांत के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो ये जो हमने केवल और केवल हमारे चैप्टर का बेसिक देखा था। चैप्टर की अगली कहानी तो अब स्टार्ट होगी, जो हमारे अगले लेक्चर में आएगी। ये जो चैप्टर है बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है? बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसको आपको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इस चैप्टर के साथ फेमिलियर नहीं हुए, अगर आपने इस चैप्टर को अपना दोस्त नहीं समझा, कार्बन दिखने में टफ है लेकिन आप जैसे इसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे, क्या? फ्रेंडली। अगर आप इसके साथ इसको फ्रेंड मान लेते हो तो आप हमेशा इस चैप्टर को कभी नहीं भूलोगे। क्या नहीं भूलोगे? कभी भी इस चैप्टर को नहीं भूलोगे। अगर आपको इसको मित्र बनाना पड़ेगा, आपका क्या बनाना पड़ेगा? दोस्त, मित्र, जब जाके ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर आपने ऐसे ही कर दिया तो ये आपको चैप्टर कभी नहीं समझने आने वाला है। ये तो हमने केवल इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज के बारे में देखा था। अगले वाले लेक्चर में हम इसकी रियल कहानी की शुरुआत करेंगे। तो वो जो रियल कहानी अब स्टार्ट होगी वो होगी आपके हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण से। अगर ये चैप्टर इजी लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।